Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 29 of Data Logic and Design CS 302. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंक्रोनियस अप काउंटर को डिस्कस किया था। ये लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है सिंक्रोनियस डाउन काउंटर से। अप काउंटर के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि हमारे पास तीन फ्लिप फ्लॉप थे और जो हमारे पास नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप था, फॉर एग्जांपल जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप था, उसकी जे और के इनपुट आ रही थी हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से। और इस तरीके से जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप था, उसकी जो जे और के इनपुट थी वो कनेक्टेड थी प्रीवियस दो फ्लिप फ्लॉप से, और इसके दरमियान में एक एंड गेट लगा हुआ था, तो एंड गेट के थ्रू ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही थी। तो ये अप काउंटर था। तो इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम डाउन काउंटर भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें यह होगा कि जो हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा, उसकी जो इनपुट आ रही होगी वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की क्यू बार आउटपुट से कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू बार यहाँ पे कनेक्ट है, और उससे जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी जो इनपुट होगी वो प्रीवियस दो फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट होगी थ्रू एंड गेट। ये आप देख सकते हैं क्यू बार फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इस एंड गेट पे आ रही है, और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो क्यू बार आउटपुट है वो भी इस एंड गेट पे आ रही है, और इस एंड गेट की आउटपुट यूज की जा रही है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एज जे और के इनपुट। और यहाँ पे भी जो क्लॉक है वो नेगेटिव क्लॉक प्रोवाइड किया हुआ है, और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उस पर वन कनेक्ट किया हुआ है। मतलब जो बाकी सर्किट है वो सेम सिंक्रोनियस अप काउंटर वाला सर्किट इस्तेमाल किया हुआ है। तो अप काउंटर हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला सर्किट डाउन काउंटर का है। अगर इन दो सर्किट्स को हम कंबाइन कर लें तो फिर हम अप डाउन काउंटर बना सकते हैं, जिस तरीके से ये एक सर्किट डायग्राम आपके सामने शो की हुई है। ये जो काउंटर है ये अप काउंट भी करेगा और डाउन काउंट भी करेगा। इसमें आप देख सकते हैं जो अप काउंटर के लिए दो एंड गेट थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं, जो डाउन काउंटर के लिए दो एंड गेट थे वो इस जगह पे मौजूद है। और यहाँ पे एक एडिशनल लाइन है जिस पे लिखा हुआ है अप स्लैश डाउन। तो इस इनपुट पे जब हम वन प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा सर्किट अप काउंट करेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे वन प्रोवाइड करेंगे वो इस नॉट गेट के थ्रू जीरो हो जाएगा, और जो नीचे वाले दो एंड गेट हैं ये हमारे पास डीएक्टिव हो जाएंगे, और ये वन जो ऊपर वाले दो एंड गेट हैं उनको एक्टिव कर देगा। तो ये अप काउंट करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे जीरो प्रोवाइड कर देंगे तो ये जो जीरो है ये हमारे पास इस एंड गेट के इनपुट पे आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये डीएक्टिव हो जाएगा, और ये जीरो इस नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे वन हो जाएगा। मतलब ये जो नीचे वाले दो एंड गेट हैं ये एक्टिव हो जाएंगे, और जब ये एक्टिव होंगे तो फिर हमारा सर्किट डाउन काउंट करना शुरू कर देगा। जब डाउन काउंट हो रहा होगा हमारी इस वाली लाइन पे वन इनपुट आ रही होगी जो कि नेक्स्ट सर्किट पे जे और के पे अप्लाई हो रही होगी, और जब हमारा सर्किट अप काउंट कर रहा होगा तो ये लाइन डिस्कनेक्ट होगी और यहाँ से हमारे पास इनपुट आ रही होगी जो जे और के पे अप्लाई हो रही होगी। तो इस तरीके से इन दोनों सर्किट को हम कंबाइन करके और इसके दरमियान में ये और गेट लगा के हम अप और डाउन दोनों काउंटर बना सकते हैं। यहाँ पे फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम शो की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा इनपुट मौजूद है अप स्लैश डाउन। जब हम इस पे वन प्रोवाइड करेंगे तो हमारा सर्किट जो है वो अप काउंट करेगा, और जब हम यहाँ पे जीरो प्रोवाइड कर देंगे तो फिर हमारा सर्किट डाउन काउंट करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोबारा से यहाँ पे वन अप्लाई किया हुआ तो सर्किट फिर दोबारा से अप काउंट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पे एक ऐसी बताई हुई है जो कि अप डाउन काउंटर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 4 बिट अप डाउन काउंटर इसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस आईसी का नाम है 74HC190, और फिर आगे इसकी डिफरेंट पिंस के बारे में बताया हुआ है कि कौन से पिन पे हम कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं D0 D1 D2 D3 ये डाटा लोड करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। Q0 Q1 Q2 Q3 ये आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अंदर एक RCO वाली आउटपुट है जो कि इस सर्किट को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और नेक्स्ट एक और आउटपुट है जो ये बताएगी कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ गया या मिनिमम नंबर आ गया। मतलब अगर हम अप काउंट करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर आएगा, और जब हम डाउन काउंट कर रहे होंगे तो उस केस में हम मिनिमम नंबर पे जाके अपने सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे और दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इस आउटपुट लाइन के थ्रू हमें पता चल सकता है कि जो हमारी आउटपुट है वो मैक्सिमम हो गई है या मिनिमम हो गई है। यहाँ पे एक इनपुट है CTEN। ये एक्चुअल में अगर हमने एक से ज़्यादा आईसीज को आपस में कैस्केड करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। डाटा को लोड करने के लिए ये वाली इनपुट इस्तेमाल होगी। जो भी हमने यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया होगा वो इसके अंदर लोड हो जाएगा। जो नेक्स्ट इनपुट है इस पर अगर हम वन प्रोवाइड करेंगे तो डाउन काउंट होगा, और अगर हम जीरो प्रोवाइड करेंगे तो अप काउंट होगा, और साथ एक पॉजिटिव क्लॉक की इनपुट इसके ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक है फिर काउंटर डिकोडिंग। अक्सर ये होता है कि हमारे काउंटर के थ्रू नेक्स्ट कोई सर्किट एक्टिव हो रहा होता है, तो उसके लिए हमें काउंटर को डिकोड करने के लिए इसके अंदर डिफरेंट लॉजिक गेट्स यूज करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक सर्किट शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर चार फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, और इसके नीचे तीन एक्स्ट्रा गेट्स लगे हुए हैं। इसमें यह होगा कि जब हमारा काउंट 4 तक पहुंचेगा तो हमारा ये फर्स्ट एंड गेट एक्टिव हो जाएगा, और इसके आगे अगर हमने कोई सर्किट कनेक्ट किया हुआ है तो वो सर्किट इसके थ्रू एक्टिव हो सकता है।
जब हमारा काउंट 8 तक पहुंचेगा तो सेकंड एंड गेट एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से जब हमारा काउंट 12 तक पहुंचेगा तो ये थर्ड नेट गेट एक्टिव हो जाएगा और इसके आगे कोई सर्किट है तो वो काम करना शुरू कर देगा। इस एंड गेट को देखें तो इसकी एक इनपुट यहाँ पे क्यू बार के साथ कनेक्ट है, दूसरी इनपुट सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार के साथ कनेक्ट है, और जो थर्ड इनपुट है वो क्यू के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब है जब यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 आएगा जो कि 4 की बाइनरी बनती है, तो ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि क्यू की आउटपुट 0 होगी तो क्यू बार की आउटपुट 1 होगी, जो कि यहाँ पे 1 आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्यू की आउटपुट 0 होगी और क्यू बार की 1 होगी, तो इस जगह पे भी 1 आएगा। और थर्ड सर्किट पे हमारे पास क्यू आउटपुट 1 होगी और क्यू वाली लाइन ही इसके साथ कनेक्ट है, तो इस हैंड गेट की जैसी तीनों इनपुट 1 होंगी तो हमारे पास इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। इस तरीके से जो नेक्स्ट हैंड गेट यहाँ पे लगाया हुआ है ये एक्टिव होगा जब हमारा काउंट 8 तक पहुंचेगा। तो इस पे 4 इनपुट कनेक्ट की हुई है, फर्स्ट क्यू से कनेक्ट की हुई है, सेकंड क्यू बार से, थर्ड भी क्यू बार से और फोर भी क्यू बार से। इसका मतलब है इन फ्लिप फ्लॉप्स की जब आउटपुट हमारे पास 1 0 0 0 आएगी तो उससे ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा। और जो थर्ड वाला गेट है ये 12 से कनेक्ट है, तो इसके लिए हमारे पास लास्ट दो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 1 होनी चाहिए और प्रीवियस दो की 0 होनी चाहिए। तो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये बनेगा 1 1 0 0। तो इसका मतलब है कि इस एंड गेट की दो इनपुट्स जो हैं वो इस क्यू और नेक्स्ट क्यू के साथ कनेक्ट होंगी, और जो प्रीवियस वाली दो इनपुट हैं वो क्यू बार और इस वाले क्यू बार के साथ कनेक्ट होंगी। तो इस तरीके से इस किस्म के सर्किट को हम फॉर द नेक्स्ट सर्किट एज डिकोडर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म के सर्किट में एक इशू भी आ सकता है। वो इशू ये है कि जो हमारे पास सर्किट है उसके अंदर थोड़ा सा टाइमिंग डिले आ सकता है। जो भी हमारी आउटपुट जनरेट होगी क्यू से या क्यू बार से वो थोड़ी पहले आ जाएगी, लेकिन जो उसके बाद हमने एंड गेट लगाए थे वो एंड गेट चूंकि क्लॉक के साथ कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा प्रोपिगेशन डिले आएगा और हमारा सर्किट सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा। तो वो बात यहाँ पे बताई हुई है कि जब हमारे पास आउटपुट आएगी तो वो थोड़े से डिले के बाद आएगी। इस जगह पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो डिले होगा ये हमारे पास इस क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज से पहले आ रहा होगा। सेम इस तरीके से जो नेक्स्ट डिले है इसमें भी ये क्लॉक पल्स की पॉजिटिव एज से पहले आ रहा है। तो इस डिले को हम खत्म करने के लिए ये कर सकते हैं कि जो हमारे ये एंड गेट हैं इन्हें हम क्लॉक के पॉजिटिव एज के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऊपर आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक कनेक्ट है फ्लिप फ्लॉप के साथ वो नेगेटिव एज वाला कनेक्ट है, लेकिन एंड गेट के साथ पॉजिटिव एज पे कनेक्ट है। तो इसमें यह होगा जैसा कि अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा है कि जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आ रहा होगा उससे पहले तमाम इनपुट्स हमारे पास एंड गेट पे अवेलेबल हो जाएंगी और फिर इसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट जनरेट हो जाएगी और ये आउटपुट फिर सिंक्रोनियस आउटपुट होगी। नेक्स्ट फिर आगे काउंटर की एप्लीकेशन डिस्कस की हुई है, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन डिजिटल क्लॉक की है। डिजिटल क्लॉक के अंदर हम काउंटर को यूज कर सकते हैं। इसका सर्किट यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि जो हमारी इनपुट है वो 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट एसी है। मतलब जो हमारा क्लॉक होगा उसे हमने जो एक एसी सॉकेट है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो उस पर यह सिग्नल हमारे पास आ रहा होगा। इस सिग्नल को जब हम गुजारेंगे वेव शेपिंग सर्किट से तो हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल आ जाएगा जो कि 50 हर्ट्ज का होगा और 5 वोल्ट का होगा। इस 50 हर्ट्ज के सिग्नल को पहले हम 10 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 हर्ट्ज का सिग्नल आ जाएगा। मतलब 1 सेकंड के अंदर एक साइकिल हमारे पास यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और ये सिग्नल फिर हम प्रोवाइड करेंगे डिवाइडर बाय 10 सर्किट को। यहाँ पे जब हमारे पास 10 का काउंट आ जाएगा, मतलब 10 सिग्नल आएंगे तो यहाँ पे इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी और ये जो 1 है ये नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और नेक्स्ट जो सर्किट है वो डिवाइड बाय 6 का है। तो यहाँ पे जब हमारे पास 6 जनरेट होगा तो इसकी आउटपुट यहाँ पे 1 हो जाएगी। एक्चुअल में इस तरीके से होगा कि यहाँ पे काउंट स्टार्ट होगा 0 से लेकर 9 तक, और जैसे ही 10 होना होगा तो यहाँ पे एक 1 इस जगह पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 से 9 होगा और फिर यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से जब हम 6 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक आउटपुट जनरेट होगी जो नेक्स्ट सर्किट में मिल जाएगी। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो काउंट होगा वो स्टार्ट होगा 0 0 से, और जब ये पहुंचेगा 5 9 जैसे 60 होगा उसके बाद तो यहाँ पे 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 60 सेकंड के बाद 1 मिनट आ जाएगा। सेम इस तरीके से यहाँ पे जब 0 से लेकर 9 तक मिनट हो जाएंगे उसके बाद जैसे 10th मिनट होगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 से लेके 59 तक जब काउंट पहुंचेगा तो उसके बाद आगे और वाला सर्किट लगा हुआ है तो इसकी इनपुट 1 हो जाएगी। और जब ये सर्किट हमारे पास 12 तक पहुंचेगा तो हमारे पास काउंटर दोबारा से 0 0 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके नीचे फिर बीसीडी सेगमेंट डिकोडर लगे हुए हैं जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रही होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन शो की हुई है वो है फ्रीक्वेंसी काउंटर की। तो इसके सर्किट में अगर आप देखें तो हमारे पास एक अननोन फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हमने काउंट करना होगा। इस अननोन फ्रीक्वेंसी को हम एक एंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी इनपुट होगी सैम्पलिंग इंटरवल के साथ, मतलब कितनी देर के लिए हमें इसका सैंपल रिक्वायर्ड है।
जितनी देर के लिए सैंपल रिक्वायर्ड होगा उतनी देर के लिए हम यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड का या 2 सेकंड का। तो उस टाइम में जितनी भी अननोन फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो हमारे पास काउंटर पे आएगी और काउंटर इसको काउंट करता रहेगा। और जब हम इस फ्रीक्वेंसी को कट करेंगे तो हम दोबारा से एक दफ़ा क्लियर का सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ताकि यहाँ पे 0 0 0 0 हो जाए और उसके बाद दोबारा से हम इसको काउंट कर सकें। इसकी टाइमिंग डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल आ रहा है वो यहाँ पे है। उसके बाद एक दफ़ा हमने काउंटर को रीसेट किया है और रीसेट करने के बाद जो सैम्पलिंग इंटरवल है, जितनी देर के लिए हमें ये रिक्वायर्ड हो उतनी देर के लिए हम इस पे 1 प्रोवाइड कर देंगे। और उस दौरान जो हमारे पास इनपुट सिग्नल आ रहा होगा उसकी काउंटिंग हो जाएगी इस जगह पे। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन ऑफ सिंक्रोनियस काउंटर। तो हम सिंक्रोनियस काउंटर अभी तक देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने अप काउंटर देखा है, डाउन काउंटर देखा है और अप डाउन काउंटर दोनों हमने देखे हैं। इन काउंटर को हम डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप या फिर एस आर फ्लिप फ्लॉप को भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी तक जितने भी काउंटर हमने देखे हैं वो हमें गिवन थे कि एक हमारे पास स्पेसिफिक सर्किट है और उस पर हम डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते थे और हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाती थी। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कोई सर्किट हम डिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पहले सिक्वेंशियल सर्किट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास मेमोरी का एलिमेंट इन्वॉल्व हो वो सिक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। और ऐसा सर्किट जिसके अंदर मेमोरी मौजूद ना हो उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाता है। क्योंकि काउंटर हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट है तो इसके अंदर मेमोरी भी यूज होती है। और मेमोरी को जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो एक्साइटेशन इनपुट कहलाती है। और मेमोरी के साथ नॉर्मली एक क्लॉक भी मौजूद होता है, जिस तरीके से हमने देखा है कि जेके फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप ये एक मेमोरी एलिमेंट है तो वो क्लॉक पे काम कर रहे होते हैं। तो सिक्वेंशियल सर्किट के इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे फिर डिजाइन प्रोसीजर को डिस्कस किया हुआ है कि उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होंगी। इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे कहते हैं स्टेट डायग्राम। तो कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट या फिर स्टेट मशीन, सिक्वेंशियल सर्किट को स्टेट मशीन भी कहा जाता है। हमारे पास कोई भी स्टेट मशीन होगी तो पहले हम उसकी स्टेट्स को मेंशन करेंगे कि इसके अंदर टोटल कितनी स्टेट्स हैं और हमारे पास फर्स्ट स्टेट के बाद सेकंड कौन सी आएगी और इस तरीके से फिर लास्ट पे कौन सी स्टेज आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काउंटर है तो इसकी डिफरेंट स्टेट्स को मेंशन किया हुआ है। मतलब ये काउंटर हमारे पास स्टार्ट होगा 0 0 0 से, फिर 0 0 1, 0 1 0 और इस तरीके से होता हुआ ये पहुंचेगा 1 1 1 तक और उसके बाद दोबारा से ये रीसेट हो जाएगा। तो 3 बिट काउंटर है तो इसका काउंट 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक होगा। तो फर्स्ट काम हम ये करेंगे कि कोई भी हमारे पास सर्किट है तो उसकी हम स्टेट्स को मेंशन करेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स मौजूद हैं। और हमारे पास फर्स्ट स्टेज के बाद नेक्स्ट कौन सी आती है और इस तरीके से नेक्स्ट जितनी भी स्टेट्स हैं वो भी हमारे पास मेंशन होनी चाहिए, मतलब उनका एक सीक्वेंस मौजूद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज हम ये करेंगे कि एक नेक्स्ट स्टेट टेबल क्रिएट करेंगे। इसमें ये मेंशन होगा कि हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। मतलब काउंटर में शुरू में हमारे पास होगा 0 0 0, उसके बाद हमारे पास आएगा 0 0 1। और अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 0 1 हो तो उससे नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 0 1 0 आएगी। इस तरीके से हमारे पास 0 1 0 होगा तो हमारे पास 0 1 1 आएगी। और अगर हमारी करंट स्टेट 1 1 1 होगी तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 0 0 आनी चाहिए, जिससे ये काउंट हमारा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। जब हम ये नेक्स्ट स्टेट टेबल बना लेंगे तो उससे नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने फ्लिप फ्लॉप ट्रांजैक्शन टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप ट्रांजैक्शन टेबल है और ये डिजाइन किया गया है जेके फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से। हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप चूज कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से इस ट्रांजैक्शन टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस आर फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से भी ये डिजाइन किया जा सकता है या फिर डी फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से भी ये डिजाइन किया जा सकता है। और फिर इसके अंदर ये होगा कि हमने फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के हिसाब से इसकी आउटपुट ट्रांजैक्शन बतानी होगी। तो वो टेबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मतलब अगर जे इनपुट हमारे पास 0 है और के पे हम 1 प्रोवाइड करें या 0 प्रोवाइड करें तो उससे हमारे फ्लिप फ्लॉप की स्टेट चेंज नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि क्यू टी 0 था, तो जब हमने जे पे 0 अप्लाई कर दिया तो क्यू टी प्लस 1 मतलब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो भी 0 ही रहेगी, इसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी। इस तरीके से जब हम जे पे 1 प्रोवाइड कर दें और के हमारे पास 0 या 1 कुछ भी हो तो हमारी जो आउटपुट है वो 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी। और हम जे पे कोई भी नंबर अप्लाई कर दें, मतलब 0 या 1 अप्लाई कर दें और के पे अगर हमने 1 प्रोवाइड किया होगा तो ये 1 से चेंज होके 0 हो जाएगा। और अगर जे पे हमने कोई भी नंबर प्रोवाइड किया हुआ है 0 या 1 और के पे हम 0 प्रोवाइड करते हैं तो हमारी आउटपुट चेंज नहीं होगी। ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनके टेबल हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वहां से इस टेबल को रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर हमारे जे के फ्लिप फ्लॉप की जे और के इनपुट दोनों 0 0 हों तो इसकी आउटपुट स्टेट के अंदर चेंजिंग नहीं होती। मतलब जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्यू टी ही रहेगी जो प्रीवियस स्टेट थी। इस तरीके से अगर हम जे पे 1 अप्लाई कर दें और के पे 0 अप्लाई कर दें तो हमारी जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्यू आउटपुट की बात कर रहा हूँ, क्यू नॉट की बात नहीं कर रहा।
इस तरीके से अगर जे पे 0 हो और के पे 1 हो तो हमारी क्यू आउटपुट 0 हो जाएगी, और अगर जे और के दोनों पे 1 हो तो हमारी आउटपुट टॉगल स्टेट में होती है। मतलब यहाँ पे अगर पहले 0 था तो 1 आ जाएगा, और अगर 1 था तो 0 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को इस टेबल में भी डिस्कस किया हुआ है। मतलब अगर आप देख लें कि जे इनपुट 0 है, के पे हम कुछ भी अप्लाई करें तो पहले अगर हमारे पास 0 था तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे जे पे 0 है, के पे 0 है, तो हमारी प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रहेगी। और अगर जे पे 0 है और के पे हम 1 अप्लाई करते हैं तब भी हमारी आउटपुट जो है वो 0 ही रहेगी। तो इस हिसाब से इस टेबल को डिज़ाइन किया हुआ है। फ्लिप फ्लॉप ट्रांजैक्शन टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसके अकॉर्डिंग के मैप को डिज़ाइन करेंगे। तो के मैप डिज़ाइन करने के लिए पहले हम फंक्शन टेबल क्रिएट करेंगे। वो फंक्शन टेबल यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। इस फंक्शनल टेबल में हम ये शो करेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आनी है, और उस नेक्स्ट स्टेट के लिए हमारे पास जे और के इनपुट्स क्या होंगी। तो ये जो फंक्शनल टेबल है इसको हम कॉलम वाइज देखेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे Q0 है, तो इस जगह पे भी Q0 मौजूद है। सेम इस तरीके से Q1 प्रेजेंट स्टेट में भी है, नेक्स्ट स्टेट में भी है, और Q2 भी प्रेजेंट स्टेट में भी है और नेक्स्ट स्टेट में भी है। तो सबसे पहले Q0 को देखें। इसकी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 है। तो इसको इस टेबल से अगर मैच किया जाए, प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो इसके लिए जे और के इनपुट हमने क्या अप्लाई करनी है। जे पे 1 होगा और के पे x होगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं J0 1 है और K0 x है। सेम इस तरीके से Q1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर भी 0 है। वो ये फर्स्ट लाइन बनती है कि हमारे पास करंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। इसके लिए जो जे और के इनपुट है, J0 होगा और के x होगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं J0 लिखा हुआ है और जो के है वो x लिखा हुआ है। और सेम चीज़ यहाँ पे है 0 और 0, तो इसके लिए भी J20 और K2 x होगा। सेम इस तरीके से एक और लाइन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लास्ट लाइन है, तो यहाँ पे हमारे पास Q01 है और इस जगह पे Q00 है। मतलब 1 से 0 पे हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसके लिए JX होगा और K1 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JX है और K1 है, और सेम केस बाकी कॉलम्स के अंदर भी मौजूद है। जब इस तरीके से ये कंप्लीट टेबल हमारे पास आ जाएगा तो इसके अंदर ये जितने भी कॉलम्स हैं इन तमाम कॉलम्स के अगेंस्ट हम कॉर्न ऑफ मैप बना लेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले J2 कॉलम है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट 0 है। जब हमारे पास यहाँ पे Q2 भी 0 है, Q1 भी 0 है और Q0 भी 0 है, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं Q2 Q1 0 0 है और Q0 भी 0 है, तो इसकी जगह पे हम ये वाला 0 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास Q2 0 है, Q1 1 है और Q0 भी 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q2 0 है, Q1 1 है और इस जगह पे Q0 1 है, तो इस जगह पे हम एक 1 मेंशन कर देंगे। और इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए इन तमाम कॉलम्स के लिए अलग अलग कॉर्न ऑफ मैप हम बना लेंगे। कॉर्न ऑफ मैप वाला टॉपिक हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। होप सो कि आपको ये चीज़ें याद होंगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर के थ्रू। इस तरीके से जब ये तमाम कॉलम्स के लिए हमारे पास कॉर्न ऑफ मैप आ जाएगा तो उससे नेक्स्ट काम यह होगा कि उस के मैप को देख के हम लॉजिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो लॉजिक एक्सप्रेशन देखने के लिए फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट टेबल है ये J2 का है, तो J2 के अंदर हमारे पास जो ग्रुपिंग हो रही है वो इस जगह पे हो रही है। यहाँ पे हमारे पास Q2 की वैल्यू चेंज हो रही है, वो हमारे आंसर में नहीं आएगा। Q1 की वैल्यू 1 है और इस तरीके से Q0 की वैल्यू भी 1 है, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है Q1 Q0। जो नेक्स्ट टेबल है वो K2 के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग हो जाएगी और इसके अंदर Q1 की वैल्यू 1 है और Q0 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q1 Q0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट टेबल के अंदर अगर हम ये आए तो यहाँ पे ये कंप्लीट कॉलम की ग्रुपिंग हो रही है और इस जगह पे भी कंप्लीट कॉलम की ग्रुपिंग हो रही है। तो इस कंप्लीट कॉलम के अंदर Q0 की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे Q0 लिखा हुआ है और इस तरीके से K1 के लिए भी Q0 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इससे नेक्स्ट टेबल में अगर हम देखें तो ये कंप्लीट हमारा ग्रुप बनता है, और कोई भी हमारे पास टेबल हो उसके तमाम सेल्स ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएं तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इन दोनों का आंसर हमारे पास 1 आ रहा होगा। तो वो 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, J0 भी 1 है और K0 भी 1 है। जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा तो इसे देख के फिर हम अपना सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब J0 K0 1 1 है, इसका मतलब है जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी जो इनपुट्स होंगी उसको हम 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है वो 1 के साथ कनेक्ट है। जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट पे आना चाहिए Q0
और Q0, मतलब J1 इनपुट भी Q0 होगी, K1 इनपुट भी Q0 होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास Q0 है, इसको हमने J और K के साथ कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से जो J2 K2 इनपुट्स हैं, इसमें हमारे पास Q0 भी आना चाहिए, Q1 भी आना चाहिए। तो इन दोनों को इस एंड गेट पे जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास Q0 भी आ रही है और Q1 भी आ रही है, और इसको फिर नेक्स्ट J और K पे अप्लाई किया हुआ है। तो ये टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, और उस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 बिट अप डाउन काउंटर। जो पहले हमने काउंटर डिजाइन किया वो सिर्फ अप काउंटर था, यहाँ पे अप डाउन काउंटर है। तो इसकी सबसे पहले हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट डायग्राम के अंदर हमारे पास अप काउंटर भी आएगा और डाउन काउंटर भी आएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास 0 0 0 से ये स्टार्ट हो रहा है। हम नेक्स्ट भी मूव कर सकते हैं अगर एक्स की जगह पे हम 0 अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से जब तक हम 0 अप्लाई करते रहेंगे हम अप काउंट करते रहेंगे, और जब हम 1 अप्लाई कर देंगे तो फिर हमारी डाउन काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले हम एक स्टेट डायग्राम डिजाइन कर लेंगे, और उसके बाद इस स्टेट डायग्राम के थ्रू हम फिर नेक्स्ट स्टेट टेबल क्रिएट करेंगे। इस नेक्स्ट स्टेट टेबल में अगर देखें, अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 है और हमने एक्स की जगह पे 0 अप्लाई किया है, तो हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाएंगे, मतलब 0 से 1 पे मूव कर जाएंगे। और अगर यहीं पे अगर हम एक्स की जगह पे 1 अप्लाई करेंगे तो फिर हमने डाउन काउंट करना है। तो 0 0 0 के बाद जो डाउन काउंट होगा वो 1 1 1 होगा। मतलब जो भी हमारे पास स्टेट है, इसके बाद हम एक अप काउंटर के लिए टेबल क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल होगा वो डाउन काउंटर के लिए होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टेबल होगा। इसके बाद फिर हमने फ्लिप फ्लॉप ट्रांजैक्शन टेबल बनाना है। तो ये सेम टेबल है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, दोबारा यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर भी सेम टेक्निक ही फॉलो होगी जो आपको बताई है। उससे नेक्स्ट स्टेप फिर कॉर्नर ऑफ मैप का है। और कॉर्नर ऑफ मैप जो है वो हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप वाले टेबल को देख के डिज़ाइन किया जाएगा, जिस तरीके से पहले हमने डिज़ाइन किया है। लेकिन अब इस जगह पे जो कॉर्नर ऑफ मैप क्रिएट होगा वो दो कॉर्नर ऑफ मैप हमारे पास होंगे। एक होगा अप काउंट के लिए और दूसरा होगा डाउन काउंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनपुट टेबल है ये एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए है, मतलब अप काउंटर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल होगा वो डाउन काउंटर के लिए होगा, और इन दोनों टेबल्स को देख के हम ये कॉर्नर ऑफ मैप क्रिएट करेंगे। और फिर इन कॉर्नर ऑफ मैप के बाद हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ग्रुपिंग करके वहां से हम ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे, और इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम अपना सर्किट डिजाइन कर लेंगे। इसमें भी अगर आप देखें तो जो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी जे के इनपुट 1 के साथ कनेक्ट है। जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उस पे जो जे के इनपुट्स हैं वो Q0 X बार प्लस Q बार X0 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और गेट है, क्योंकि यहाँ पे प्लस यूज किया हुआ है, इसका मतलब है और गेट है। और उससे ऊपर अगर देखें तो Q, और इस जगह पे X बार इसके साथ कनेक्ट है, और इस जगह पे Q बार X, मतलब यहाँ पे जो X है वो इस जगह पे आ रहा है Q बार, और ये इस और गेट पे अप्लाई हो रहा है, और इसके थ्रू जो आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट जे के पे अप्लाई होगी। और इसी तरीके से J2 K2 के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन के थ्रू इनपुट हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।